तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हम आपको बता रहे थे कि जब हम मतलब हमारा वायर 2 का चेकिंग हो रहा था उसमें वायर 1 में भी स्ट्रेस था। तो जब वायर 2 का हम चेकिंग कर रहे थे, वायर 2 का जब हम चेकिंग कर रहे थे तो वायर 1 में स्ट्रेस था और वायर 1 उसके बाद कंक्रीट के साथ वो भी क्या हो रहा था, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर कंक्रीट में हो रहा था कॉम्प्रेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो वायर 1 में भी क्या कॉम्प्रेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या वायर 1 का जो इनिशियल प्री स्ट्रेस था वो क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो लॉस होगा उसमें, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन वायर 1 वेन। ठीक है, इसको मत लिखिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ वो तो चेकिंग कर ही रहे हैं, तो उसमें प्री स्ट्रेस है भी नहीं वैसे, तो उसको कोई लिखने का मतलब नहीं है। वायर 2 में कोई प्री स्ट्रेस नहीं है तो लॉस कहाँ से होगा। ठीक है, तो होगा किस में, वायर 1 में होगा। अब करते हैं तो वायर 1 एंड वायर 2 को ऑलरेडी प्री टेंशन हो चुका है, पोस्ट टेंशन हो चुका है, और वायर 3 को हम जैकिंग कर रहे हैं। तो वायर 3 को जब हम जैकिंग कर रहे हैं तो वायर 1 और वायर 2 में ऑलरेडी पोस्ट टेंशनिंग है और प्री स्ट्रेस है इसमें। ठीक है, प्री स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा कि वायर 3 को जब हम जैकिंग करेंगे तो वायर 1 और वायर 2 में प्री स्ट्रेस है, और वायर 1 और वायर 2 क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें कंक्रीट के साथ। कंक्रीट में भी हो रहा है और वायर 1 और 2 में भी हो रहा है। तो वायर 1 और 2 कंक्रीट के साथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा, जितना स्ट्रेन कंक्रीट का जाएगा उतना इसका भी जाएगा। ठीक है, उसमें भी जाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और स्ट्रेन आएगा तो उसके कारण उसमें भी स्ट्रेस आएगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, जितना स्ट्रेस आएगा वो क्या एक तरह से लॉस होगा किसमें, वायर 1 और वायर 2 में। तो लॉस होगा किसमें, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन वायर 1 एंड 2, वायर 1 यही चीज़ समझना। ठीक है, तो ये है इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस। किस केस में नहीं होगा, क्या कहते हैं, पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में, जब वो आप साइमल्टेनियसली एक साथ सबको कर दीजिएगा तो नहीं, क्योंकि उसमें पहले से कोई प्री स्ट्रेस ऐसे भी नहीं है। प्री स्ट्रेस बाद पोस्ट टेंशनिंग के बाद में आता है, तो जब पूरी तरह से पोस्ट टेंशनिंग हो जाता है उसके बाद आता है प्री स्ट्रेस। तो उस समय तक तो कंक्रीट तो अपना इलास्टिक फॉर्मेशन हो चुका होगा कंक्रीट में। ठीक है, और बाद में आया उसमें प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशनिंग के बाद में आया, तो इसके कारण क्या हुआ, उसमें कोई लॉस ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद है हमारा हाँ, उसके बाद हम कह रहे थे आपको कि अगर बाद में अगर कोई सक्सेसिवली हम उसको कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, मतलब पहले एक बार को किया हमने कसा, जैकिंग किया, कंक्रीट के साथ बांध दिया उसको, फिर जैकिंग करने के बाद पोस्ट टेंशनिंग हो गया उसमें। ठीक, प्री स्ट्रेस आ गया, अब उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद दूसरा वायर को हम जैकिंग करना चालू किया। जब दूसरा वायर को जैकिंग किया तो उसमें क्या हुआ कि पहला जो वायर था वो कंक्रीट के साथ क्या, कंक्रीट में इलास्टिक फॉर्मेशन हुआ था जब हम चेकिंग कर रहे थे, पोस्ट टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन वायर 1 में ही उसके बाद क्या हुआ, वो भी इलास्टिक फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसका छोटा हुआ वायर 1, तो उसके कारण क्या हुआ, तो उसमें भी लॉस हुआ। जितना स्ट्रेस आया वो क्या हुआ, लॉस हुआ एक तरह से। ठीक है, उसी तरह वायर 3 का जब हम किए तो वायर 3 का किए तो वायर 1 और 2 क्या हो चुका था, पोस्ट टेस्टिंग हो चुका था, पहले से प्री स्ट्रेस आ चुका था उसमें, इनिशियल प्री स्ट्रेस। और कंक्रीट के साथ वो क्या कहते हैं, बॉन्ड तो नहीं बनाया था, बॉन्ड तो यहाँ बनता नहीं है, वो बस डक्ट में रहता है। ठीक है, तो उसको फिर हमने जब वायर 3 को ये जैकिंग करना चालू किया तो वायर 1 और 2 क्या हुआ कि वायर 1 और 2 हमारा उसमें उसका प्री स्ट्रेस में क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, सेम चीज़ है, तो यही चीज़ आपको समझना था, मैंने समझा दिया। इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमारा ये पोस्ट टेंशन concrete beam 100 mm wide, post tension concrete beam 100 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by 3 cables. ठीक है, each with a cross sectional area of 50 mm square. ठीक है, and with an initial
stress of 1200 Newton per mm square. All the three cables are straight and located located 100 mm from the socket of the beam. Okay. If the modular is switch 6, if the modular ratio is 6, calculate the loss of the stress. Calculate the loss of stress in the three cables due to elastic deformation of concrete for the following cases. मतलब डिफरेंट केसेस लिए निकालना. पहला है साइमल्टेनियस टेंशनिंग एंड एंकरिंग of all the cables. उसका है सक्सेसफुल टेंशनिंग of the three cables, one at a time, एक बार में एक. ठीक है. तो इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने साइमल्टेनियस टेंशनिंग किया है. तो कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि साइमल्टेनियस टेंशनिंग क्या है, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन कंक्रीट का होता भी है. तो केबल में कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमने साइमल्टेनियस टेंशनिंग किया है. ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग किया इसमें. तो पहला में नो लॉस. ठीक है, रीजन भी आप लिख सकते हैं. अब आता है केस टू. तो केस टू में क्या होगा, जब वायर 2 को करेंगे तो वायर 1 में लॉस हो गया, और जब वायर 3 को करेंगे हम टेंशनिंग और जैकिंग यहाँ पे एंकरिंग, तो उस केस में वायर 1 और 2 में लॉस होगा. सिंपल है. इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले कि कंक्रीट में क्या, कंक्रीट का स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. तब से हमको कंक्रीट का स्ट्रेन पता चलेगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, कंक्रीट का स्ट्रेन पता चलेगा, और वही स्ट्रेन क्या होगा, वायर 1 में होगा, वायर 2 में होगा. ठीक है, और उस स्ट्रेन से हम क्या वायर 1 और 2 में क्या निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेस हुआ, और वही हमारा स्ट्रेस क्या है, लॉस है. यही सिंपल है. पहले जैसे किया थोड़ा सेकंड. तो हमारा अगर 300 mm हमारा अगर डेप्थ है, डेप्थ हमारा 300 है, तो हमारा न्यूट्रल एक्सेस होगा 150 mm 150 mm. और हमने कह रहा है कि सॉकेट ऑफ द बीम से कितना पे लोकेटेड है, 100 mm. तो सॉकेट ऑफ द बीम से हमारा ये है 100 mm.